नमस्कार जोहार, मैं कमलेश चौधरी और कमलेश केला गढ़वा झारखंड से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल में एक हिंसात्मक आंदोलन चला और वहां तख्ता पलट हो गई है। वर्तमान में जो तख्ता पलट नेपाल में हुई है, इसका पीछे का इतिहास कैसा रहा है, क्या कारण रहा है, क्यों ऐसा उग्र आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन करना पड़ा नेपाल वासियों को, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यह वीडियो यूथ यानी युवा युवती, बूढ़े बुजुर्ग सभी को देखने के लायक है। जरूरी है सभी को जानने का, सुनने का, समझने का। अन्यथा चेहरा तो किसी का भी कोई भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है सोशल मीडिया पर, लेकिन बातों में जान होती है, उसको जरूर सुनना चाहिए ध्यान से और देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। जो नेपाल के वर्तमान हालात है उसके पीछे का रीजन यही है कि नेपाल में जो एक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, अभी वह सरकार नहीं है। 2 दिन पहले से नेपाल सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार गिर गया है। और सरकार तो छोड़िए, सरकार ही नहीं, सरकार पूरी तरह से तो समाप्त हो ही गया। वहां के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और वहां के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक को जला दिया गया। नेपाल में भारी तबाही हुई है, सामाजिक आर्थिक भारी नुकसान हुआ है और यहां तक कि जो सरकारी सिस्टम था पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और तबाह करने वाले कोई विदेशी नागरिक नहीं है, उसी देश के, उसी नेपाल के नागरिक हैं। अब इसका पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले घटना का कारण मैं बताता हूं। घटना घटती है कि नेताओं के बाल बच्चे विदेशों में अयाशी करते हैं, विदेशों में पढ़ाई करते हैं, विदेशों में मौज मस्ती करते हैं और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। नेपाल के नागरिकों को ये बातें रास नहीं आई और नेताओं के बच्चे का वीडियो देख करके ट्रोल करना शुरू कर दिए। नेताओं को, जो नेताओं के बच्चे का अयाशी का वीडियो था, मौज मस्ती का वीडियो था, उस पर ट्रोल करना शुरू कर दिए। अब जो है नेपाल सरकार बिल्कुल भारत सरकार के तर्ज पर वहां काम करती है। नेपाल में जितने भी बेरोजगारी बढ़ी, जितने भी भ्रष्टाचार बढ़े, उन सब मुद्दों को नजरअंदाज करती गई। नेपाल की मीडिया जो है सरकार की दलाली करती रही, सरकार की चापलूसी करती रही। नेपाल के हाई कोर्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट आम जनता के मुद्दों को टालते गया, इसलिए जनता का भरोसा उठ गया। और जब जनता के भरोसा उठता है तो आपको पता है कि जनता ही सरकार हो जाती है, जनता ही प्रशासन हो जाती है और जनता ही न्यायपालिका हो जाती है। सेम वही हुआ नेपाल में। इससे पहले भी श्रीलंका इस तरह का शिकार हो चुका, इसके पहले बांग्लादेश इस तरह का शिकार हो चुका इसी वर्ष में, और अब नेपाल जो 2 दिन पूर्व से चल रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि जिस प्रकार से भारत में जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसी प्रकार से नेपाल में चरम सीमा पर बेरोजगारी रहा है। और बेरोजगार युवाओं का मांग रहा है शुरू से कि रोजगार दिया जाए, लेकिन वहां की सरकार झूठा दिलासा दे करके, जनता के आंखों में धूल झोंक करके और एक राजशाही स्थापित करने का काम किया था और राजतंत्र की तरह भोग विलास में जिंदगी जी रही थी सरकार के नेता और मंत्री जी रहे थे। यही कारण रहा है। और एक और फैक्टर रहा है जातिवाद। नेपाल में अगड़ी जाति के लोग हैं, मात्र 78 लाख स्वर्ण, राजपूत ब्राह्मण मिला करके, क्षत्रिय और ब्राह्मण मिला करके 78 लाख मात्र पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए थे। प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण, राष्ट्रपति भी ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ब्राह्मण और नेशनल मीडिया, जो नेपाल का नेशनल मीडिया है, वो भी ब्राह्मण। और ये लोग जो हैं आम पब्लिक का सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यही कारण है कि जब नेताओं के बच्चों को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगी नेपाल की जनता, तो नेपाल सरकार क्या कदम उठाती है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारा ब्लॉक, बैन करवा देती है नेपाल से। उसके बाद नेपाल के तमाम युवाओं का गुस्सा फूटता है और वो आंदोलन का एक उलगुलान करते हैं, एक आंदोलन का बिगुल फूंकते हैं। और उस आंदोलन के बीच क्या होता है कि सरकार के इशारे पर स्कूली छात्राओं को, 19 स्कूली छात्राओं को मार दिया जाता है, गोलियां सीधे मार दी जाती है। उसके बाद देखते ही देखते रात भर में पूरे नेपाल की जनता में मैसेज फैल जाता है और मैसेज फैलने के बाद पूरे नेपाल की जनता सड़कों पर आ जाती है। और जब ये घटना घटती है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति को, उसके बाद तमाम नेता धीरे धीरे इस्तीफा देना शुरू करते हैं और
जनता जो है इस कदर उग्र होती है कि पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को जिंदा जला देती है, संसद भवन को आग के हवाले कर देती है, नेपाल की जनता सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर देती है, सरकारी सारे गाड़ियां, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरे आग के हवाले कर देती है, तमाम सरकारी गाड़ियों को जला दिया जाता है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तो जलाया ही जाता है, राष्ट्रपति के निजी घर को भी जला दिया जाता है। वहां के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो किसी तरह जान बचा करके अपना हेलीकॉप्टर से भाग लेते हैं। दुबई जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जो जानकारी मीडिया खबरों से मिलती है वो मिलती है कि नेपाल के ही अंदर में कहीं वो जान बचाकर आर्मी के जवानों के बीच में छुपे हुए हैं। नेपाल की सेनाओं ने उनको बचा कर रखा है। तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है एक धर्म। जिस प्रकार से यहाँ हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र की तमाम पाखंडी बाबाओं ने बुलगुलान करते रहा है शुरू से कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उनको बता देना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही था नेपाल, और नेपाल की हालत देख लीजिए आज क्या हो गया है। और वही गलतियां हमारे भारत में भी होती है। भारत की जो गोदी मीडिया है, नेशनल गोदी मीडिया, वो दिन रात भारत सरकार की यानी कि सत्ताधारी दल का आरती उतारने में लगी रहती है, चापलूसी करने में लगी रहती है। कोई मतलब नहीं है कि युवा बेरोजगार है, कि कौन बीमार है, कि कौन कैसे मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया क्या दिखा देती है? कुत्तों को न्याय मिल जाता है 15 दिन में, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट जो है कुत्तों को न्याय दिला देता है 15 दिन में, जजमेंट सुन लेता है, लेकिन देश में बेरोजगारी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट मौन है। बेरोजगार लोगों की मौत हो रही है, रेप हो रही है, बलात्कार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चुप है और गोदी मीडिया भी चुप है। गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि साहब का कुत्ता भुला गया है। गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ मानव तस्करी हो रहे हैं भारत में। गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि कितने बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि अडानी के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कितने जंगल काटे जा रहे हैं, कितने बेरोजगार बेकसूर उस आदिवासी मूलवासी को बेघर किया जा रहा है। ये चीज नहीं दिखा रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया दिखा रही है अडानी अंबानी और सत्ताधारी नेताओं की। उनके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नौजवान, देश के बेरोजगार युवाओं को धर्म का नशा, धर्म का चरस बांटा जा रहा है और बस वही धर्म और अफीम का नशा करवाया जा रहा है ताकि देश के युवा कभी रोजगार न मांग सके, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात न कर सके। देश में शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और शिक्षा जो है सवाल पैदा करता है। इसलिए शिक्षा से दूर करने के लिए देश की सरकार इस तरह के कदम उठाती है। तो मेरा कहना है, साफ साफ ये संदेश है भारत सरकार को भी और नेशनल गोदी मीडिया को भी और कॉलेजियम के न्यायपालिका को भी कि सत्ताधारियों की पक्षपाती में न्यायपालिका बिल्कुल भी ना करे। अगर सत्ताधारियों की पक्षपात करेगा न्यायपालिका, अगर सत्ताधारियों की पक्षपात करेगा नेशनल गोदी मीडिया, तो ये अभी वर्तमान नेपाल सामने है आपका। जब जनता का जिस दिन भरोसा उठ जाएगा, उस दिन क्या पता कब मिनटों में हालात बदल जाएंगे। तो इससे सबक लेने की जरूरत है भारत सरकार को, भारत की न्यायपालिका को और भारत की मीडिया को। मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि जो हिंसा होती है वो हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि और समस्या पैदा करता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस गलती से, इससे सबक लेनी चाहिए भारत सरकार के तमाम उन नेताओं को जो झूठे वादे करते हैं, देश में जुमला करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 15 करोड़ काला धन हर नागरिक के खाते में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारी, 2 करोड़ सरकारी नौकरी दिए जाएंगे। इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा कर चुके थे, डिजिटली और फिजिकली। तो ऐसे जुमला से दूर रहना चाहिए सरकार के उन नेताओं को जिनको लगता है कि सत्ता बहुत बड़ा चीज होता है। केपी ओली शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण देश के नागरिकों को भरे मंच पर से क्या कहा कि कोई हमें रोड पर नहीं ला सकता, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आज उनको पता होगा कि हेलीकॉप्टर से कैसे जान बचा करके भागे हैं।
तो हमारे देश में भी ऐसे चोर चुहार नेता हैं, वो कभी भी देश छोड़ करके भाग सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो अरे आप तो फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, लेकिन देश के नागरिकों को गर्त में आप डालेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। इन बेकसूरों का क्या क्या कसूर है? उन गरीबों का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बना दिया है? तो ऐसे तमाम नेताओं को मेरा आग्रह है कि ऐसे बयानबाजी से बचिए और जुमलाबाजी से बचिए और देश के हित में काम करिए। आपको भी कुछ लेकर के जाना नहीं है, जो सब अर्जल सब सारा चीज यहीं की यहीं रह जाएगा। मरिएगा तो कुछ लेके जाइएगा नहीं, मरना एक दिन सबको है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक काम करिए देश में। अगर जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है तो जनता के सवालों का जवाब दीजिए और जनता के मुद्दों पर बात कीजिए और जनता के समस्याओं पर खरा उतरिए। ये हमारी मांग है। अन्यथा ये जो धर्म का नशा बांटने का काम कर रहे हैं, ये आपको कभी भी भारी पड़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की तमाम जनता देख रही है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं। मेरा किसी भी प्रकार का हिंसा का समर्थन करना मेरे जीवन में नहीं, ना सोच सकता हूं, ना कभी सोचा हूं। तो साथियों, जानते हैं कि ये नेपाल का जो वर्तमान हिंसा उग्र हिंसा हुआ और इसमें जो देश की तमाम संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसके पीछे रीजन रहा है एक जातिवाद, एक अयासीवाज, एक पक्षपात। और ये पक्षपात भारत में भी हो रहा है, लेकिन भारत की जनता अभी सोई हुई है। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का हिंसा हो। मैं चाहता हूं कि इस गलतियां, इस इतिहास से, इस घटनाक्रम से भारत के नेताओं को सबक लेना चाहिए, भारत की न्यायपालिका को सबक लेना चाहिए। जिस प्रकार से कॉलेजियम की जुडिशियरी लगातार 1993 से पक्षपात करती आ रही है, जातिवाद करती आई है, ये इतिहास गवाह है। आज तक फूलन देवी को न्याय नहीं मिला है। फूलन देवी के हत्यारे जेल के बाहर घूम रहे हैं और फूलन देवी के हत्यारे के स्वजातीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है और उन्हीं का स्वजातीय रक्षा मंत्री भी है। आज तक बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला है। असम के महिलाओं को नंगा घुमा निर्वस्त्र परेड कराया गया और एक भी मंत्री उस पर बयान देने को तैयार नहीं हुए। एक भी सत्ताधारी दल के नेता उस पर एक दिन के मौन धारण तक नहीं आए और जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक दिन प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दे दिया, वो भी मोदी जी के ही कार्यकर्ता, उस पर जो है पूरा बिहार बंद बुला दिया गया। बिहार में भी सरकार उन्हीं का है और उन्हीं के लोग ड्रामा करते हैं, बिहार बंद बुलाते हैं। तो ऐसे जुमला से दूर रहना चाहिए, ऐसे गंदे राजनीति से दूर रहना चाहिए। इन नेताओं को सबक लेना चाहिए, अन्यथा नेपाल अभी जिंदा है। अभी नेपाल में आग बुझी नहीं है, नेपाल अभी जिंदा है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार सचेत हो जाए। धन्यवाद।